इस्राएली पार्लियामेंट के मेंबरान ने इतवार को नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील की मंजूरी दे दी, जिसके साथ वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इतवार को 120 मेंबरान पर मुश्तमिल इस्राएली पार्लियामेंट के 60 मेंबरान ने नफ्ताली बेनेट को वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए वोट दिए, जबकि 59 वोट उनके खिलाफ पड़े। एक मेंबर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस्राएली पार्लियामेंट नेसेट का इजलास मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हुआ, जिससे बेनेट, लापिद और नेतन्याहू ने वोटिंग से कब्ल खिताब किया। दाएबाजों के यहूदी कौम परस्त नफ्ताली बेनेट 2 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, जिसके बाद हुकूमत इत्तेहाद के मामार याइर लापिद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। पार्लियामेंट में वोटिंग के फौरन बाद नेतन्याहू के मुखालफी ने तेल अवीव में रिबन स्क्वायर में जश्न मनाया, जिन्होंने बाय बाय बीबी के प्ले कार्ड उठा रखे थे। वहीं नई हुकूमत की तश्कील के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के रिश्तों पर गज़ा ने कहा है कि नई हुकूमत के साथ भी हमारा मौक़िफ़ जू का तू बरकरार रहेगा। أيا كان شكل هذه الحكومة لن يغير من طبيعة التعامل معه ككيان احتلالي استيطاني يجب مقاومته بكافة أشكال المقاومة، في مقدمتها المقاومة المسلحة. إن سلوك هذا الاحتلال على الأرض وهذه الحكومة على الأرض سوف يحدد مسار وطبيعة التعامل معها ميدانيا، ونحن مستمرون في ترسيخ معادلة الدم الفلسطيني والمقدسات والأقصى خط أحمر। आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। मुहिबुल हक साहब, ये बताएं कि इसराइल में नई हुकूमत एक वोट से बनी है और ये कोalition की हुकूमत है। आप इस डेवलपमेंट को, इस चेंज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसके आम तौर पे ये इम्प्लीकेशंस होते हैं कि कोalition गवर्नमेंट बनती है, और इजराइल में आम तौर पे कोalition गवर्नमेंट बनती रही है। लेकिन ये जो कोalition गवर्नमेंट है, इसे आप ये कहेंगे कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें लेफ्ट भी है, राइट भी है और सेमी राइटिस्ट पार्टीज भी हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह से अगर मिलाकर के देखें तो कोई आइडियोलॉजिकली सिमिलैरिटी आइडियोलॉजिकल नहीं है, और आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है इसका मेन मकसद जो था वो नेतन्याहू को पावर से हटाना था, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को खत्म करना था, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी करप्शन के चार्जेस वगैरह की वजह से कम हो गई थी। लेकिन ये गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा कर पाए, इस पे बहुत शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि इसके अंदर आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन पाए जाते हैं कोalition पार्टनर्स में। जी बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, वहीं नेतन्याहू का भी यही कहना था कि काफी फ्रेजाइल है ये कोalition गवर्नमेंट, और वो ये भी दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द ये टूट भी जाएगी। इसके इम्कानात हैं, टूट जाने के इम्कानात इसके हैं कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें इजराइल को, इस गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें 20% जो अरब्स रहते हैं वहाँ पे, खास करके जो पार्टी कोalition में शामिल है, वो चाहेगी कि गजा के साथ या फिर पैलेस्टीनियंस के साथ इनका वो सलूक ना हो जो नेतन्याहू का रहा है। आमतौर पे जब इनको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा तो उसमें वो कोalition पार्टनर अलग हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यमीना उसमें शामिल है, जो खुद एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, वो खुद भी इससे अलग होने की कोशिश कर सकती है। बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे, तो इसमें लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है। तो ये जो तीनों कोalition सब मिला करके ये जो बना हुआ है, एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी नजर नहीं आती है। नेतन्याहू का जो कोalition था, अगर आप उसमें देखेंगे तो पूरे राइटिस्ट फोर्सेस एक साथ जमा हुई थी, और ये जो मार्जिन भी है ये भी बहुत कम है। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में जो मार्जिन है वो भी 60 और 59 का मामला रहा है। तो आने वाले दिनों में, और नेतन्याहू भी कहा है कि विल बी बैक, और इसके कवी इम्कानात हैं कि ये कोalition बहुत ज्यादा दिनों तक काम ना कर पाए। नई गवर्नमेंट बन गई है क्या, लेकिन नफ्ताली की जो पॉलिसीज है वो नई होंगी, खास तौर से अगर हम बात गजा की करें तो? देखिए, गजा के सिलसिले में ये गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कोई बड़ा फैसला लेना या चेंज लाना फॉरेन पॉलिसी में, चूंकि नेतन्याहू की पार्टी और वो खुद एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल अपोजिशन की शक्ल में पार्लियामेंट में मौजूद होंगे, और बड़े फैसले इनसे लेना बहुत मुश्किल होगा। खास करके अभी इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 140 डेज के अंदर में इनको बजट पास करना है, जिसमें नेतन्याहू फेल रहे थे। तो ये बजट पहले पास कर ले, सबसे पहला चैलेंज होगा। जहां तक इजराइल और फलस्तीन का ताल्लुक है, बतौर खास फलस्तीन के मसले पे कोई बड़ा चेंज इनकी पॉलिसी में नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए।
वहीं अगर हम बात करें तो बाइडेन हुकूमत चाहती है कि पीस टॉक्स होने चाहिए और कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही थी कि सीक्रेट डिस्कशंस हो सकते हैं फिलिस्तीन के साथ, तो क्या वो मुमकिन हो सकता है? ये देखिए, बाइडेन की तरफ से दो चीजों पे खास करके बहुत दबाव डाला जा रहा है इसराइल पे। सबसे पहली बात ये कि बाइडेन नेगोशिएट करना चाहते हैं, यानी रिन्यू करना चाहते हैं ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील ओबामा ने साइन की थी जी। उस पे इसराइल का या नेतन्याहू का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रहा है और वो अपोजिशन रहा है जी। तो पहली बात ये जिसपे इसराइल को स्टैंड लेना होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो ड्यूरेबल सॉल्यूशन है, यानी पैलेस्टीनियन स्टेट को एक फुल फ्लेज स्टेट की हैसियत हासिल हो, जिसको इख्तियार आला यानी सॉवरेंटी भी हासिल हो, और साथ ही साथ जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं जी गाजा के और इलाकों में, जो ईस्ट जेरूशलम के इलाके में जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं और जिनका एक्सटेंशन दिन ब दिन हो रहा है जी। उसको अगर आप देखें तो ये 2 इश्यूज ऐसे हैं जिसमें अमेरिका का जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है और इसराइल के साथ यानी अख्तलाफात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन जो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का जो यानी अपोजिशन की हैसियत से अपोजिशन जो होगा, और उसमें इस गवर्नमेंट को, इस कोalition गवर्नमेंट को, जो एक बहुत ही फ्रेजाइल और वीक कोalition है, उसके लिए कोई पॉलिसी चेंज लाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं जो हमास का स्टैंड है कि चाहे गवर्नमेंट जो भी आए, उनका जो भी स्टैंड है, जो भी मौक़िफ़ है, वो वही रहेगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमास देखिए अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि ये इंटरनल अरेंजमेंट है, इसराइल के अंदर का इंटरनल यानी डोमेस्टिक मामला, जिसे दाखिली उमूर में आप कहें तो हम देख सकते हैं ये दाखिली या इंटरनल इशू है इसराइल का कि वहाँ गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। लेकिन हमास का जो अपना स्टैंड रहा है कि यानी पैलेस्टाइन 1967 से पहले का जो पैलेस्टाइन है वो हैसियत रिकॉग्नाइज करते हुए उसे फुल फ्लेज स्टेट की हैसियत से रिकॉग्नाइज किया जाए, ये यानी तमाम लीडरशिप का ये वहां पे अगर देखें फलस्तीन का मामला रहा है। जाहिर सी बात है इसराइल इसे कभी मानने से तैयार नहीं रहा है और वो 1967-1973 वार को एक टूर्नामेंट के तौर पे लेता है, जैसे कोई कप मिल गया हो, यानी कोई विक्ट्री जैसे मैचेस में होती है क्रिकेट के टूर्नामेंट में, तो वैसे जैसे वो कप मिल गया हो। तो वो जो डिफीट हुई है अरब्स की और उसके नतीजे में जो फलस्तीनियों को जो नुकसान उठाना पड़ता है आज तक, तो वो उससे पीछे नहीं जाना चाहता। ऐसी हालत में मैं ये समझता हूँ कि हमास का ये स्टैंड के क्या चेंज आएगा, यानी इसराइल के जो मौक़िफ़ में बतौर खास फलस्तीन के लिए क्या चेंज आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि अल्टीमेटली उसकी पॉलिसी फलस्तीन के लिए, यानी फलस्तीन को बहैसियत स्टेट रिकॉग्नाइज करने के लिए, फलस्तीन को बहैसियत एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से रिकॉग्निशन, और वो भी 1967 से पहले वाली पोजीशन में, मैं ये समझता हूँ कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल।